सोर्स ऑफ, मैम जनता मतलब इसको पावर तो जनता से मिलती है ना। हाँ, भारत सोर्स की ऑफ जनता की। कॉन्स्टिट्यूशन कौन है? भारत की भारत की जनता। जनता, राइट, ठीक है। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का उद्देश्य क्या है? जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए। ये कॉन्स्टिट्यूशन का उद्देश्य है। हमने डेमोक्रेसी की डेफिनेशन नहीं पूछी आपसे कि प्रजातंत्र की आप डेफिनेशन बताइए। आपने जो बताया वो डेमोक्रेसी या प्रजातंत्र की डेफिनेशन है। जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन, ये डेमोक्रेसी की डेफिनेशन है। मैंने ये पूछा कि कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव या कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बनाया गया, उसके पीछे बनाने का उद्देश्य क्या था? सभी को न्याय मिले। राइट, एक पॉइंट सही है, जस्टिस या न्याय। जस्टिस, इक्वलिटी और फ्रेंड, वो सर मैम मुझे वो इंग्लिश में नाम नहीं आ रहा, फ्रेंटिलिटी बोलते हैं शायद इसको। फ्रेटर्निटी, हाँ मैम वही। जैसे भाईचारा। बेटा आपको इंग्लिश में नहीं आ रहा तो आप हिंदी में बोलो ना, कोई परेशानी थोड़ी है। मैम वो हिंदी में लिख नहीं पाया था तो वो याद भी नहीं है पा रहा, भाईचारा। लिबर्टी, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, जैसे कि अभी आपने बताया, ये सब क्या थे? हमारे ऑब्जेक्टिव्स थे। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को किस डेट को लाया गया? किस वर्ष में, किस डेट को इनेक्ट किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को? 26 नवंबर 1949 को। करेक्ट, 26 नवंबर 1949, करेक्ट है। इतनी चीजें पढ़ी थी हमने काय में? प्रीएम्बल में। एक और चीजें कुछ चीजें और पढ़ी थी हमने, लाइक बेरुआदी यूनियन कब आया था? बेरुआदी यूनियन केस हम 1960 में। करेक्ट, उसमें क्या बोला था? उसमें बताया था कि वो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रीएम्बल का पार्ट, मतलब प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। करेक्ट। उसके बाद फिर कौन सा केस आया? केशवानंद भारती, 1973। करेक्ट, केशवानंद भारती केस 1973, जिसके अंदर क्या बोला गया था? मैम जो प्रस्तावना है वो संविधान का एक पार्ट है। संविधान का भाग है कौन? प्रस्तावना। प्रस्तावना, करेक्ट। और संविधान, उसी के अंदर हमको काय का एक और पॉइंट लिख लो उसके अंदर, केशवानंद भारती में, कि मूल बेसिक प्रिंसिपल्स भी दिए गए थे। किसके? कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर, मूल स्ट्रक्चर दिए गए थे किसमें? केशवानंद भारती में। चलो वो वाली बात छोड़ो, वो अभी बता देंगे। अभी पहले अपन रिवाइज कर देते हैं। फिर LIC ऑफ इंडिया केस आया था, कब आया था? 1995 में। 1995। करेक्ट, उसमें भी क्या बोला था? प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन से अलग नहीं है। हाँ, प्रीएम्बल उसका एक अभिन्न अंग है, ठीक है। और अमेंडमेंट कितनी बार हुआ है हमारे प्रीएम्बल में, या संशोधन? हमारे प्रस्तावना में संशोधन कितनी बार हुए टोटल? सोचो थोड़ा सा। अरे अभी तो आप लोगों ने आंसर दिया था। हम एक ही बार हुआ है शायद। कितनी बार? हम एक ही बार हुआ है। करेक्ट। कब हुआ था शिरीन? मैम वो 42वां संशोधन जो 1976 में कराया गया था। करेक्ट, 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, राइट। 42वां संविधान संशोधन जो कब हुआ था? 1976 में, जिसने प्रस्तावना में हमारे संविधान की क्या किया था? संशोधन किया था। कौन से शब्दों को जोड़ा गया था? सोशलिस्ट मीन्स समाजवादी, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी, ठीक है। इन 3 शब्दों को जोड़ा गया था। अब हमारे प्रीएम्बल से इनके अलावा और कोई क्वेश्चन आने नहीं है। अब हम जाते हैं, फिर हमने क्या पढ़ा था प्रीएम्बल के बाद? क्या पढ़ा था? हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। किसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड? प्रस्तावना का, कॉन्स्टिट्यूशन का। कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ठीक है। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का विचार कहाँ से आया था भाई?
किसने पेश किया था? रेगुलेटिंग मैम, रेगुलेटिंग एक्ट से आया था। रेगुलेटिंग एक्ट में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की कहाँ बात करी थी बेटा? हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ठीक है, लेकिन आपने मेरे क्वेश्चन सुना ही नहीं। मैंने पूछा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात किसने की थी सबसे पहले, कि हाँ भाई हमें संविधान सभा का गठन करना चाहिए जो हमारे संविधान को बनाने का काम करेगी। मैम M.N. रॉय। करेक्ट। उस व्यक्ति का नाम याद रखना, कौन है वो? M.N. रॉय, जिसने क्या किया था, संविधान सभा को या संविधान सभा बनाने की पहली बार क्या की थी, बात की थी। करेक्ट। चलो अब अपन आते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पर। जैसे कि आप बोल रहे हो, सबसे पहले हमने पढ़ा था रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था? 17 बता दो जल्दी से। 1773 ईस्वी में। 1773 बोले तो 1773। करेक्ट। 1773 में आया था। कौन सा एक्ट? रेगुलेटिंग एक्ट। इसमें क्या था, इसका जो मेन पॉइंट था सबसे ज्यादा जरूरी, वो कौन सा था? गवर्नर ऑफ बंगाल को क्या बना दिया था? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया था। जो वहां का गवर्नर था, GOVERNOR, गवर्नर को क्या बना दिया था यहाँ पर? गवर्नर जनरल। कहाँ का? इंडिया का या बंगाल का? बंगाल का मैम। बंगाल का। हमने क्या किया था यहाँ पर? गवर्नर ऑफ बंगाल को क्या बना दिया था? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। करेक्ट। ठीक है। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन बने थे? लॉर्ड वार्नर हास्टिंग। लॉर्ड वॉरेन हास्टिंग। करेक्ट। पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल किसको बनाया गया था? लॉर्ड वॉरेन हास्टिंग को। ठीक है। फिर क्या हुआ था, इसने और क्या किया था? बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसीज जो अलग अलग थी हमारी रियासतें बॉम्बे और मद्रास की, उसको किसके अंतर्गत ला लिया था? बंगाल के अंतर्गत। और बंगाल का जो गवर्नर जनरल था वही बंगाल किसको बॉम्बे और मद्रास को कंट्रोल करने का काम कर रहा था या एडमिनिस्टर करने का काम कर रहा था। क्लियर है? ठीक है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब की गई? 1774 में कलकत्ता में। करेक्ट। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई हमारे द्वारा 1774 में, और उसका हेडक्वार्टर कहाँ था? कैलकाटा में या कलकत्ता में था सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। ये क्वेश्चन भी आता है कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब की गई थी और कहाँ की गई थी। चलो बता दो फटाफट, पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था? 1784। 1784 पिट्स इंडिया एक्ट। किसके सामने कॉपी खुली हुई है बेटा? सभी के सामने या सब याद है? ये तो बता दो। मैम कुछ याद है, कुछ अच्छा, तो देखते कॉपी भी जा खुली रहे हुई है हैं। कि नहीं? सामने पहुंच गए आप घर? हाँ मैम, अभी पहुंचा। अच्छा चलिए ठीक है। अगर खुली भी हो तो कोई परेशानी नहीं, अब 15 दिन हो गए हैं तो कोई भी भूल सकता है, इसीलिए मैं एक बार रिवाइज करा दे रही हूँ। जितना याद आए अच्छी बात है, फिर अपन आगे का पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि अब तो डेली क्लासेस लगेगी तो अब भूलने का सवाल नहीं आएगा। पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था? 1784 में आया था। इसके अंदर मेन पॉइंट क्या था? इसके अंदर हमने क्या किया था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नाम की दो बॉडीज को बनाने का काम किया था। इस प्रकार से दो गवर्नमेंट काम कर रही थी। कौन कौन? बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। इसके अंदर मेन पॉइंट यही था। पिट्स इंडिया एक्ट का हमको सबसे पहले तो सन याद रखना है, कब आया था वो? 1784 में आया था। नेक्स्ट, इसी के साथ एक और एक्ट आता है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। इसका भी सिर्फ सन याद रखना है। क्या लिखना है? एक्ट ऑफ सेटलमेंट। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781
आप इसको कहीं पे भी नोट बनाकर लिख लीजिएगा कि पिट्स इंडिया एक्ट के साथ साथ एक और एक्ट आया था। कौन सा आया था? एक्ट ऑफ सेटलमेंट। जैसे मैंने बताया था पिट्स इंडिया एक्ट को क्यों लाया गया था, ताकि रेगुलेटिंग एक्ट में जो कमियां रह गई है ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने वाली, इंडिया को कंट्रोल करने वाली, वो इसको कंपनसेट करना चाहते थे। किसके माध्यम से? पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से। लेकिन पिट्स इंडिया एक्ट के पहले भी वो एक और एक्ट लेकर आए थे, उसका नाम क्या था? एक्ट ऑफ सेटलमेंट, जो कब लाया गया था? 1781 में। इतना ही पूछा जाएगा कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट कब आया था, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं आता है। उसी प्रकार से पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था? 1784 में, यही पूछा जाएगा। इसके अलावा बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, अगर एग्जाम का लेवल थोड़ा सा बड़ा हुआ तो पूछेंगे, अदरवाइज वो इतना ज्यादा डीप में नहीं पूछेंगे। चलिए ठीक है, चार्टर एक्ट पे आ जाए आप। चार्टर एक्ट कौन सा पढ़ा था हमने? चार्टर एक्ट मैम वो 1833। ठीक है, चार्टर एक्ट ऑफ 1833। चार्टर एक्ट कब का? 1833 का चार्टर एक्ट पढ़ेंगे हम, 1833 का। इसके अंदर मेन पॉइंट क्या था, बताओ अजय। मैम इसमें मैम बंगाल के जो गवर्नर था उसको मतलब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया था इसमें। हाँ, गवर्नर को नहीं बेटा, गवर्नर जनरल को। गवर्नर जनरल अपन ने पहले ही बना दिया है, अब रेगुलेटिंग एक्ट में बना दिया है। अगर आप गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाओगे तो वहां पे आपका क्वेश्चन हो जाएगा गलत। तो आपको क्या करना पड़ेगा? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को क्या बनाया था इन्होंने? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। करेक्ट। अगर आपने यहां से जनरल को हटाया कि यहाँ पे आपका एक नंबर गया, क्योंकि यहाँ पे गवर्नर से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया नहीं बनाया था, गवर्नर जनरल से ही क्या बनाया था? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया था। आया समझ? तो पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? मैम वो लॉर्ड विलियम बेंटिक। करेक्ट, लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक, ये हमारे देश के पहले गवर्नर जनरल थे। आपको ये नहीं पूछेंगे कि किस एक्ट के माध्यम से गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया था। आपके पास सीधा सा क्वेश्चन ये आएगा, हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। आपके पास सेम ऑप्शन रहेंगे, जैसे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग रहेगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक रहेगा, लॉर्ड कैनिन रहेंगे। इस प्रकार से जो फर्स्ट है ना, वो एग्जामिनर आपको फर्स्ट जो पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाएगा उसका ऑप्शन दे देगा, जो फर्स्ट वाइसरॉय बनाएगा उसका ऑप्शन दे देगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़े। फिर हम काय पे आए थे? चार्टर एक्ट ऑफ 1853। सभी लोग चित्तावस्था में हैं या सो गए? यस मैम है। तुम्हारी तो आवाज आ रही है, बाकी लोगों से पूछ रही हूँ मैं। यस मैम, मैं भी हूँ। लगता है अमन नहीं है क्लास में। मैम हो मैम। हो क्या? अच्छा, फर्स्ट टाइम आपकी आवाज आई ना, इसलिए। हाँ भाई सुमित सराठे जी, आप? यस मैडम, प्रेजेंट। ठीक है, आ रहा है ना बेटा समझ में क्या पढ़ा रही हूँ? यस मैम, चार्टर्ड एक्ट 1853। ठीक है, चलिए आते हैं हम वापस से अपने बोर्ड पर। चार्टर एक्ट 1853। चलो अमन बताओ जरा, क्या था इसके अंदर मेन फीचर? मैम इसमें ओपन कंपटीशन ऑफ सिस्टम ओनली सिविल सर्विसेज के लिए किया था। ठीक है, ओपन कंपटीशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस करने का काम कौन ने किया था? 1853 में, चार्टर एक्ट 1853 के अंदर। सबसे पहले बात कब करी थी वो तो छोड़ दो, लाया कब हमने ओपन कंपटीशन को सिविल सर्विसेज के लिए? 1853 के अंदर लेकर आए थे। करेक्ट। मैकॉले कमेटी किससे संबंधित है?
मैकाले कमेटी, ओपन कंपटीशन एग्जाम से। ओपन कंपटीशन एग्जाम, ओपन कंपटीशन एग्जाम या तो फिर इंडियन सिविल सर्विस, इंडियन सिविल सर्विस कर लेना वहां पर, क्योंकि ओपन कंपटीशन एग्जाम तो फिर वो और भी प्रकार के जैसे बैंकिंग हो गया, रेलवे हो गया, एनटीपीसी हो गया, इस टाइप के कंपटीशन एग्जाम भी होते हैं। ओपन कंपटीशन वो है उस सेंस में ही, लेकिन अगर एग्जाम में आएगा तो आपको इंडियन सिविल सर्विसेज लगाना पड़ेगा। इसलिए वहां पे जब जहां आपने ओपन कंपटीशन एग्जाम लिखा है वहां पर आप क्या कर लो, कमिटी ऑन इंडियन सिविल सर्विस, इंडियन सिविल सर्विस की कमेटी के ऊपर बेस्ड थी। कौन सी कमेटी? मैकाले कमेटी। मैकाले कमेटी किस पर बेस्ड थी? इंडियन सिविल सर्विस। आया समझ में? मैंने ओपन कंपटीशन सिस्टम क्यों हटाने लगाया वहां से, क्योंकि ओपन कंपटीशन सिस्टम तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन उस टाइम पे कौन से कंपटीशन सिस्टम चल रहे थे, उस टाइम पे कौन सी कंपटीशन की तैयारी हो रही थी, या किस प्रकार से सिविल सर्वेंट्स को रिक्रूट किया जा रहा था। तो जो कमिटी बनी थी वो किस पे बेस्ड थी? इंडियन सिविल सर्विसेज पे। क्लियर है? यस और नो? यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं हम। फिर हमने क्या पढ़ा था इसके बाद? नेक्स्ट एक्ट का नाम क्या था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। करेक्ट। कब आया था? 1858। उस दिन भी तुमने यही गलती की थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ही बोला था और तुमने सब नहीं बोला था। जैसे कि अभी हम पढ़ेंगे मार्लियामेंटो रिफॉर्म, उसको भी हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बोलते हैं। अभी हम पढ़ेंगे मॉन्टेग्यू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म, उसको भी हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बोलते हैं। उसके साथ में सन का नाम लेना जरूरी है। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, राइट। अब इसका मेन फीचर क्या था? पहली बात तो ये बताओ कि इसको लाया क्यों गया था? याद करो जरा फटाफट। 1858 सन देख के याद आना चाहिए। क्यों लाए थे भाई? गवर्नर जनरल को। ना मैं ये पूछ रही हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 को लाने की जरूरत क्यों पड़ी? इतनी सारी चीजें हमने चेंज क्यों करी भाई? 1858 देख के भी तुमको कुछ याद नहीं आ रहा? 1857 1857 की क्रांति की बात। करेक्ट। 1857 या 1857 में जो क्रांति हुई थी उसने ब्रिटिशर्स को बिल्कुल दहला कर रखा था। उनको ऐसा लगा कि अगर इंडियंस को कंट्रोल नहीं किया गया तो ये बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे हमारी कंपनी को या हमको इस देश से उखाड़ कर फेंकने के लिए। मानते हो इस बात को? तो 1857 के अंदर हमने जिस प्रकार की शक्ति का प्रदर्शन किया और उससे ब्रिटिशर्स को जिस प्रकार का डर लगा, उस एक्ट से ब्रिटिशर्स घबरा गए थोड़ा सा, क्योंकि देखो रानी लक्ष्मीबाई, अपने गफ्फार खान, ये सारी जो लोग थे ये अपने आप में ही बहुत ज्यादा पॉलिटिकली एक्टिव थे और इनके पास जनता का बहुत अच्छा सपोर्ट था। तो ब्रिटिशर्स ने यही सोचा कि अगर हम इंडियंस को प्रॉपरली कंट्रोल नहीं कर पाए तो हमको इस देश को छोड़ के जाना पड़ेगा। करेक्ट। तो इस प्रकार से हमको क्या करना पड़ेगा? इंडिया को बेहतर तरीके से कंट्रोल करना पड़ेगा। इसके लिए वो क्या लेकर आए थे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 लेकर आए थे। अब इसके अंदर क्या किया था उन्होंने? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को क्या बना दिया था और एक हाई डेस्टिनेशन पर पहुंचा दिया। क्या बना दिया था बेटा? वाइसरॉय ऑफ इंडिया। करेक्ट, वाइसरॉय ऑफ इंडिया। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, फटाफट। लॉर्ड कैनिंग। मैं क्या पूछ रही हूँ बेटा, अच्छे से सुन। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पूछा मैंने, वॉइसरॉय ऑफ इंडिया पूछा क्या? मैंने पूछा फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। मैम वो लॉर्ड विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक। करेक्ट, लॉर्ड विलियम बेंटिक। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया तब तक कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। अब उसके बाद हमने क्या बना दिया? वाइसराय बना दिया। तो हमारे पहले वाइसराय कौन बने थे? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग को हमने क्या किया था? पहला वाइसराय बनाया था इंडिया का। अब याद रहेगा, पहले वाइसराय ऑफ इंडिया कौन है? लॉर्ड कैनिंग है। और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? लॉर्ड विलियम बेंटिक।
फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? फटाफट बताओ, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। करेक्ट, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। तीनों के नाम में कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, क्योंकि वो किसी भी एक का नाम दे देगा। फॉर एग्जाम्पल, हु इज द फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया? वाइसराय का नाम लिया उसने, तो वो उसके साथ साथ क्या करेगा, लॉर्ड कैनिन भी ऑप्शन देगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक भी देगा और लॉर्ड हेस्टिंग भी देगा। तो आपको क्या करना है, ये तीनों की तीनों पहले तो है, लेकिन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अलग है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल अलग है और वाइसराय अलग है। तो आप लोगों को ये याद रखना है, ठीक है? ठीक है। और क्या किया था इन्होंने? सेक्रेटरी बना दिए थे स्टेट के। तो पहली बार इंडिया में ब्रिटेन से सेक्रेटरी आए थे, तो कब आए थे? 1858 के गवर्नर ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के माध्यम से आए थे। तब यहाँ पे दो पोजीशन हो गई थी, कौन कौन की? एक तो वाइसराय की और सेकंड कौन हो गया था हमारे पास? सेक्रेटरी। यहाँ पर हमारे पास दो ऐसे ऑफिशियल्स हो गए थे जो ब्रिटेन से आए थे और जो इंडिया के अफेयर्स को कंट्रोल करने का काम कर रहे थे। कौन कौन? एक वाइसराय और एक सेक्रेटरी। वाइसराय को भी कब लाए थे हम? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के माध्यम से, और सेक्रेटरी को भी कब लाए थे हम? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के माध्यम से। करेक्ट। उसके बाद हमने कौन सा एक्ट पढ़ा था बेटा? मैम मार्ले मिंटो रिफॉर्म 1909। करेक्ट, मार्ले मिंटो रिफॉर्म 1909, मार्ले मिंटो एक्ट 1909। हाँ भाई, मार्ले कौन था उस टाइम? सेक्रेटरी। मार्ले सेक्रेटरी था, और मिंटो जी कौन थे? हम वाइसरॉय। वाइसराय ऑफ इंडिया थे लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो को क्या कहा जाता है? मैंने आपको बताया था, फादर ऑफ, काय के फादर थे ये? क्या किया था इन्होंने मार्ले मिंटो एक्ट में? कम्युनल कम्युनल इलेक्टोरेट। करेक्ट, सांप्रदायिक निर्वाचन, फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक किसको माना जाता है? लॉर्ड मिंटो को, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, मुस्लिम कम्युनिटी के लिए क्या किया था, अलग से इलेक्टोरेट या निर्वाचन प्रणाली का उद्घोष किया था कि हाँ भाई मुस्लिम कम्युनिटी सिर्फ मुस्लिम लोगों को वोट देगी, अदरवाइज नहीं देगी। इस टाइप से उन्होंने क्या किया था, सांप्रदायिक निर्वाचन को बढ़ावा देने का काम किया था। इस एक्ट के माध्यम से पहली बार हिंदू, मुस्लिम, सिख इन सबको अलग अलग नजरिए से देखा गया था। इसकी वजह से इनको क्या बोला जाता है, फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। करेक्ट। और इसके अंदर एक और चीज मैंने इंपॉर्टेंट बताई थी, चलो ठीक है, इसके अंदर एक तो हो गया, कौन से सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया इन्होंने, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन मतलब, कम्युनल मतलब सांप्रदायिक और निर्वाचन मतलब, या रिप्रेजेंटेशन मतलब प्रतिनिधित्व। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व या कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। कौन लेकर आए थे, कौन लेके आए थे? लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो। और जो मार्ले मिंटो रिफॉर्म है वो उसका मेन पॉइंट यही है कि कम्युनल रिप्रेजेंटेशन या सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व किस एक्ट के माध्यम से भारत में लाया गया था। तो कौन से सन में लाया गया था, 1909 में। एक और पॉइंट मैंने इंपॉर्टेंट बताया था इसके अंदर आप लोगों को, वो कौन सा पॉइंट था, इंडियंस को एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वाइसराय, जो वाइसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसके अंदर पहली बार इंडियंस को शामिल किया गया था। और वो पहला इंडियन कौन था जिसको वाइसराय ने अपनी काउंसिल में शामिल किया था? मैम सिन्हा जी। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा पहले ऐसे व्यक्ति थे जिनको वाइसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इंडिया की तरफ से शामिल किया गया था। सत्येंद्र
प्रसाद सिन्हा, करेक्ट, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। इनका भी नाम याद रखने के लिए कहा था मैंने आपसे कि फर्स्ट ऐसे व्यक्ति जिनको वाइसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में शामिल किया गया। ठीक है, इसके अंदर हमने 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट पढ़े थे। कौन से? एक तो लॉर्ड मिंटो का नाम याद रखना है कि सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है उन्हें। दूसरी बात, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन या सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व कहाँ से शुरू हुआ था? मार्ले मिंटो एक्ट 1909 से। और पहले ऐसे व्यक्ति जिसको वाइसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में शामिल किया गया था वो कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ठीक है, नेक्स्ट पे पहुंचे। फिर हमने कौन सा एक्ट पढ़ा था? इस एक्ट को क्या कहा जाता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कौन बोलेगा और 1919 कौन लगाएगा आगे? मैम वो आपने 1919 लगा दिया था। अच्छा, मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं लिखा था क्या? और इसको क्या और दूसरा नाम क्या है इस एक्ट का? मॉन्टेग्यू क्लेम्स फॉर रिफॉर्मेट। रिफॉर्मेट नहीं बेटा, मॉन्टेग्यू क्लेम्स फॉर रिफॉर्म। रिफॉर्म का मतलब क्या होता है? सुधार। मॉन्टेग्यू क्लेम्स फॉर सुधार, रिफॉर्म का मतलब सुधार होता है। ठीक है, 1919 में आया था और इसको फोर्स कब किया गया, मतलब इसको लागू कब किया गया? 1921 में। 1919 में तो आया था लेकिन इसको लागू कब किया गया? 1921 में, मॉन्टेग्यू क्लेम्स फॉर रिफॉर्म को। इसके अंदर क्या किया था इन्होंने? डबल गवर्नमेंट। डबल गवर्नमेंट के सिस्टम को इंट्रोड्यूस करने का काम किया था किसने? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 या मॉन्टेग्यू क्लेम्स फॉर रिफॉर्म में। ठीक है, एक तो वो किया था। ऊपर से क्या किया था? डायरेक्ट इलेक्शन, कि अब हमारे देश में क्या होंगे? डायरेक्ट इलेक्शंस होंगे, करेक्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 कब इम्प्लीमेंट हुआ था? 1921 में। इसके माध्यम से हमने क्या किया था? डबल गवर्नमेंट को लाया था इंडिया के अंदर और क्या किया था? डायरेक्ट इलेक्शन को इम्प्लीमेंट किया था हमारे इंडिया के अंदर। ठीक है, पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना कब हुई थी? लोक सेवा आयोग, जल्दी जल्दी बताओ जरा, फटाफट रिवाइज करके आगे भी बढ़ना है। 1926 में हुई थी पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना। ठीक है, चलिए ठीक है। साइमन कमीशन कब आया था? – 1927 में। रिपोर्ट कब पेश की? 1930 में। 1930 में। साइमन कमीशन कब आया था? और यही वाला क्वेश्चन आता है तो साइमन कमीशन की बात करेंगे हम तो 1927 ही आंसर आएगा। अगर वो आपसे हाईलाइट करके पूछे कि साइमन कमीशन ने अपने रिपोर्ट कब पेश की थी, तब जाके आप क्या लगाओगे? 1930 लगाओगे। अदरवाइज अगर साइमन कमीशन आया है तो आपको क्या लगाना है? 1927 लगाना है। क्लियर है? साइमन कमीशन क्यों आया था भाई? मैम जितने भी एक्ट ब्रिटिश लेकर आए थे उन सब की प्रोग्रेस की रिपोर्ट लाने के लिए। करेक्ट, इंडिया की कंडीशन पता करने के लिए कि हाँ भाई वो जो अब नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे या जो हमारा 1858 का एक्ट है, ये जो सारे एक्ट लाए हैं उसके अंतर्गत इंडिया में काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, इन सब की जांच करने के लिए 1927 में साइमन कमीशन आया था जिसने अपनी रिपोर्ट को 3 साल बाद पेश किया 1930 में। ठीक है, चलिए ठीक है। फिर क्या पढ़ा था हमने बेटा? देखो कॉपी में। हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। 1935 करेक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। शिरीन बताओ तो जरा जल्दी से इसमें क्या पढ़ा था। नेक्स्ट बढ़ते हैं फिर आगे। हम कॉन्स्टिट्यूशन का बेस तैयार किया था इसमें। कॉन्स्टिट्यूशन का बेस तैयार किया था, ठीक है।
और ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था ये अपने आप में एक कंप्लीट डॉक्यूमेंट था, जिसके अंदर क्या था, डिटेल डॉक्यूमेंट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ये क्या था, अपने आप में एक डिटेल्ड डॉक्यूमेंट था, डिटेल्ड डॉक्यूमेंट, जिसके अंदर प्रॉपरली ये बताया गया था कि हमारा भारत अब किस प्रकार से चलेगा, किस किस प्रकार के एक्ट बनाए गए हैं जिसके अंतर्गत हमारे भारत का निर्माण होगा, या उसके अंदर जितनी भी शासन व्यवस्था है वो किस प्रकार से चलेगी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एक अपने आप में एक डिटेल डॉक्यूमेंट था, जिसके अंदर 321 सेक्शन थे, सेक्शन मतलब उसके पार्ट्स, और 10 शेड्यूल्स थी। शेड्यूल्स को हिंदी में बोला जाता है अनुसूची। शायद उस दिन मैंने ये बात बताई नहीं थी आप लोगों को, या बताई थी? मैम नहीं बताई थी मैम। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट अपने आप में एक डिटेल्ड डॉक्यूमेंट था, जिसके अंदर कितने सेक्शन थे टोटल, 321 सेक्शंस थे और पूरी 10 शेड्यूल थी। 10 शेड्यूल मतलब उसकी कुछ अनुसूचियां थी। अनुसूची इन द सेंस जैसे अपन इस प्रकार से लिखते हैं ना पॉइंट वाइज, उस प्रकार से उन्होंने क्या किया था, अपने आप में कुछ अनुसूचियां बनाई थी, जिसके माध्यम से हमारी जो इंडिया है वो किस प्रकार से वर्क करेगी, ये सारी चीजें थी। लाइक इसके अंदर ऑल इंडिया फेडरेशन, एक परिसंघ की बात करी गई थी पूरे इंडिया को लेकर, जिसके अंदर उन्होंने क्या किया था, सेंटर के सब्जेक्ट को डिवाइड कर दिया था। लाइक सेंटर के लिए अलग सब्जेक्ट दे दिए थे, प्रोविंस के लिए अलग सब्जेक्ट दे दिए थे, और ऐसे सब्जेक्ट भी दे दिए थे जिसको सेंटर भी काम करेगी जिसके ऊपर, और अपनी जो प्रोविंस है वो भी काम करेगी उनके ऊपर। इस प्रकार से इन्होंने क्या किया था, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, मतलब प्रोविंस के अंदर ऑटोनॉमिकल आ दिया था। इस प्रकार से बहुत सारी चीजें की थी इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के माध्यम से। 10% क्या कर दिया था, वोटिंग राइट दे दी थी। किसको दी थी, बताया था मैंने, जिनके पास अच्छी खासी प्रॉपर्टी है, जिनके अच्छे खासे रिलेशंस हैं, और जो प्रोविंस के राजा वगैरह हैं, उन सभी लोगों को क्या किया था, 10% किसका अधिकार दे दिया था, वोटिंग का अधिकार दे दिया था। रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी कब, 1935। 1 अप्रैल 1935 में रिजर्व बैंक की स्थापना। RBI की स्थापना कब, 1 अप्रैल 1935। ये याद रखना, RBI की स्थापना का वर्ष पूछा जाता है, ठीक है। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना की गई थी। इस प्रकार से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट अपने आप में बहुत बड़ा डिटेल डॉक्यूमेंट है, हमारे लिए बहुत ज़्यादा काम का नहीं है। हमारे लिए आएगा क्या कि हाँ भाई इसके अंदर कितने सेक्शंस थे, कितने शेड्यूल्स थे, और उसके अंदर कुछ पॉइंट्स भी है, लेकिन वो इतने सारे हैं कि आपको मैं लिखा नहीं पाऊंगी, इसीलिए मैं उसको आपको क्लिक करके भेज दूंगी, आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, याद है, कॉपी होगी सामने तो बताओ भाई। मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बाद हमने क्या किया था, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना चालू कर दिया था, करेक्ट है। कॉन्स्टिट्यूशन को बनाते समय हमने सबसे पहले क्या लिखा था, अरे आप लोगों के पास कॉपी है, फटाफट फटाफट बोलो भाई, मुझे याद नहीं है अब इतना कि मैंने एक एक वर्ड क्या लिखाया था। संविधान सभा का विचार हुआ था वो 1934 में एमएन रॉय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का विचार 1934 में एमएन रॉय के द्वारा, करेक्ट। 1934 1934 में कौन था उसके पियोनर, MN रॉय के द्वारा, करेक्ट है। MN रॉय के द्वारा सबसे पहले काय का विचार लाया गया था, संविधान सभा का, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या संविधान सभा,
संविधान सभा का विचार लाया गया था, किसके द्वारा? एम.एन. रॉय के द्वारा। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी कब थी? 1946 पहली बार। नवंबर 1946 के अंदर। ये क्वेश्चन भी आता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का निर्माण कब हुआ था। कंफ्यूज करने के लिए वो लोग देते हैं 1946। 1946 वो हर ऑप्शन में देंगे, लेकिन कई बार होता है अगस्त अगस्त 1946, जनवरी 1946, नवंबर 1946 या दिसंबर 1946। अब देखो यहाँ पे बच्चा दिसंबर को भी एलिमिनेट कर सकता है और अगस्त को भी एलिमिनेट कर सकता है, लेकिन वो कंफ्यूजन कहाँ होगा उसको? एक तो जनवरी में होगा और एक नवंबर में होगा। करेक्ट है। जनवरी में क्यों होगा? क्योंकि हम अपना रिपब्लिक डे कब मनाते हैं? जनवरी में, 26 जनवरी को मनाते हैं। और उसी प्रकार से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी कब लागू हुआ था? 26 नवंबर हुआ था। तो बच्चा कंफ्यूज कहाँ होता है? जनवरी और नवंबर के अंदर। जब अगर अपन कॉन्स्टिट्यूशन को अप्लाई करने की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन बन के तो 1946 में तैयार 1949 में तैयार हो गया था। मतलब कि यहाँ पे 1946 तो ठीक है, समझ में आ जाएगा, लेकिन 1949 हो तो कंफ्यूजन होगा। जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो 1949 में बन के कंप्लीट हो गया था, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट कब किया था हमने? 1950 में किया था जनवरी की 26 जनवरी। तभी हम 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाते हैं ना। आ रहा है कुछ समझ में? कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सिर्फ किस सन में तैयार हुई थी हमको ये याद नहीं रखना है, हमको उसका जो मंथ है वो भी याद रखना है कि हमको हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो कब बनकर तैयार हुई थी, वो किस पर बेस्ड थी। कौन सा प्लान आया था भाई जिसने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाया या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने में मदद की? कैबिनेट मिशन प्लान के तहत। कैबिनेट मिशन प्लान। कैबिनेट मिशन प्लान, ठीक है। हाँ, स्ट्रेंथ कितनी थी भाई? कितने टोटल लोग कितने थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में? कितने डिसाइड हुए थे भाई? 389। 389 टोटल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कितने लोग डिसाइड हुए थे? 389। उसके बाद ब्रिटिश इंडिया को कितनी सीट्स मिली थी? 296। 296 सीट्स किसको मिली थी? ब्रिटिश इंडिया। और ये ब्रिटिश इंडिया के अंतर्गत कौन व्यक्ति आते थे? जिनके ऊपर ब्रिटिश रूल था। जिनके ऊपर ब्रिटिश रूल था, मतलब वो प्रिंसली स्टेट्स नहीं थे। वो कौन थे? जो ब्रिटिश इंडिया के अंतर्गत आते थे या ब्रिटिशर्स डायरेक्टली उन पर राज करते थे। और प्रिंसली स्टेट्स या देसी रियासतें को कितनी सीट मिली गई थी? 93 सीट्स किसके लिए रिजर्व रखी गई थी? देसी रियासतों के लिए, ठीक है। और सीट किस प्रकार से एलोकेट की थी उन्होंने? किस प्रकार से बांटा था सीट्स को? 3 सेक्शन में बांटा था, याद करो। कौन से सेक्शन थे वो? मुस्लिम, एक और जनरल। करेक्ट। मुस्लिम, सिख एंड जनरल। और जनरल में कौन आ गए? पूरे हिंदूज आ गए, पूरे जैन्स आ गए, पूरे पारसी आ गए, पूरे बौद्ध आ गए। समझ रहे हो? इन्होंने यहाँ पे एक और चाल चली। इन्होंने क्या किया? मुस्लिम्स को तो कौन से एक्ट के माध्यम से अलग कर दिया था, याद करो। फटाफट बताओ, मुस्लिम को कौन से एक्ट के माध्यम से उनको अलग सेपरेट इलेक्टोरेट की बात करी थी? बोलो। पार्लियामेंट एक्ट। पार्लियामेंट एक्ट कब आया था? 1909 में। करेक्ट।
जब आप एक्ट बोलते हैं तो उसके साथ उसका सन भी बोला करो, तो सिर्फ एक्ट याद नहीं रहेगा, आपको आपका सन भी याद रहेगा, नहीं तो आप मॉन्टेग्यू और मार्ले दोनों में हो जाओगे कंफ्यूज। इसीलिए जब भी आप मार्ले मिंटो एक्ट बोले उसके साथ उसका सन भी जरूर बोलना है, लाइक मार्ले मिंटो एक्ट 1909 या 1909, ठीक है। तो मुस्लिमों को तो उन्होंने 1909 में ही सेपरेट इलेक्टोरेट के माध्यम से थोड़ा सा अलग थलग कर दिया था। अब जब यहाँ पे सीट की बारी आई तो उन्होंने सिख को भी क्या किया, थोड़ा सा अलग कर दिया। अब यहाँ पे वो जब उन्होंने मुस्लिम को अलग कर दिया था, तो जब सभी लोगों को उसने जनरल में लाया तो सिख को क्यों नहीं लाया भाई? सिख को भी तो ला सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो इस एक्ट के माध्यम से ये जब हम ये बना रहे थे तो इसके अंदर भी उन्होंने क्या किया, मुस्लिम को अलग सीट दी, सिख को अलग सीट दी और जनरल बाकी जितने लोग बच गए थे उन सभी को काय में डाल दिया था, जनरल में डाल दिया था, ठीक है। और अपने जो प्रिंसली स्टेट्स थे उसके अंदर उनका प्रतिनिधि कैसे चुना जाएगा? 10 लाख पे एक, वहां पर जो राजा है उसी को वो अपना प्रतिनिधि चुनेगा। अब ऐसा तो है नहीं कि राजा किसी और को बोल देगा कि हाँ भाई तुम हमारी तरफ से इलेक्शन लड़ लो, तो बिल्कुल उसी प्रकार से 10 लाख पर एक व्यक्ति का वोट या एक व्यक्ति को खड़ा किया गया था, ठीक है। अब जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी ना, संविधान सभा, इसकी एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, वो है इसके अंदर जितने भी महत्वपूर्ण लोग थे ना, जैसे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, नेहरू जी और कौन अपने BR अम्बेडकर, MN रॉय, ये सारे के सारे व्यक्ति थे। लेकिन संविधान सभा में सिर्फ एक व्यक्ति नहीं थे जो उस टाइम पे एक्टिव भी थे और प्रॉपर पार्टिसिपेट भी कर रहे थे हर एक्टिविटी में, वो थे हमारे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में महात्मा गांधी का नाम बहुत रेयर केस में सुनने के लिए मिलता है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हो या कॉन्स्टिट्यूशन हो, महात्मा गांधी का नाम बहुत ही रेयर केस में सुनने के लिए मिलेगा। बिल्कुल उसी प्रकार से अब देखो, महात्मा गांधी की तो एंट्री 1914 में ही हो गई थी, हमारे इंडिया में हो गई थी, साउथ अफ्रीका से वो 1914 में ही लौट आए थे। तो ऐसा क्या रीजन रहा होगा कि जितने भी इम्पोर्टेंट लोग हैं सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या संविधान सभा में है लेकिन महात्मा गांधी नहीं है? होगा उसका कुछ रीजन। तो ये क्वेश्चन आता है नॉर्मली कि हाँ भाई इनमें से कौन संविधान सभा का भाग नहीं था। तो मेन पर्सनैलिटीज में कौन आते हैं? हमारे महात्मा गांधी, लेकिन वो उस टाइम संविधान सभा का भाग नहीं थे, ये आपको याद रखना है। क्लियर है? आया कुछ समझ में? अगर नोट डाल के लिखना हो तो लिख भी सकते हो, अपनी लैंग्वेज में लिख लेना। लिख रहे हो या आगे बढ़ूं? मैम ठीक है। संविधान सभा में लिखो, संविधान सभा में भारत के सभी महत्वपूर्ण व्यक्तित्व थे। संविधान सभा में भारत के सभी महत्वपूर्ण व्यक्तित्व मतलब इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज पूरी थी, सिर्फ किसको छोड़ के? महात्मा गांधी को छोड़ के। संविधान सभा में भारत की सभी महत्वपूर्ण पर्सनालिटीज थी, लेकिन सिर्फ महात्मा गांधी संविधान सभा का हिस्सा नहीं बने। लेकिन सिर्फ महात्मा गांधी संविधान सभा का हिस्सा कभी नहीं रहे। क्लियर है? आगे बढ़े। मैम कितने बजे तक क्लास है? बस 10 मिनट। अब अपन ने 10-15 दिन से कुछ पढ़ा नहीं है तो आज रिवीजन में ही पूरा चला गया, कल से अपन इसके आगे का पढ़ लेंगे। मैं सोच रही हूँ कि अपन ने इतने दिनों में जितना पढ़ा है एटलीस्ट आज उतना रिवाइज हो जाए, नेक्स्ट डे से नेक्स्ट टॉपिक। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कहीं जाना है? नहीं मैम। ठीक है, बस 10 मिनट, उसके बाद फिर हमारा कंप्लीट ही हो रहा है। 10 मिनट भी नहीं लगेगा क्योंकि ऑलमोस्ट इतना ही पढ़ा था हमने। और क्या पढ़ा था शिरीन? मैम बस इतना ही था। ठीक है, बस एक पॉइंट बता दे रही हूँ, उसके बाद फिर आप लोगों की छुट्टी। ठीक है, अब हम वर्किंग देख रहे हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। वर्किंग
कि हाँ भाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किस प्रकार से काम कर रही है। वर्किंग ऑफ असेंबली, संविधान सभा के कार्य। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? फर्स्ट मीटिंग 1946। लेकिन बेटा इसके अंदर आपको क्या याद रखना पड़ेगा? डेट भी याद रखना पड़ेगा। 9 दिसंबर फर्स्ट मीटिंग हुई थी। देखो संविधान सभा तो अपन ने देखा कि कब बन के तैयार हो गई थी, 1946 में ही हो गई। तो अब संविधान सभा बना ली है तो कॉमन सेंस है कि हम उसकी मीटिंग भी करेंगे, नहीं तो हमारी संविधान सभा बनाने का मतलब क्या हुआ? तो हमने पहली मीटिंग कब करी थी? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। अगर आपको लिखना है तो आप अपने शब्दों में लिख भी सकते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1900 को हुई थी। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को संपन्न हुई। अब देखो पहली बैठक हुई तो सही 9 दिसंबर 1946 को, लेकिन क्या मुस्लिम लीग इन सारी ये संविधान सभा से खुश थी क्या? जो मुस्लिम लीग बनाई थी हमने 1906 के अंदर, ठीक। अब मुस्लिम लीग 1946 आते थे, देखो 1947 तक तो हमारे देश का बंटवारा ही हो गया था, पाकिस्तान अलग हो गया था हमारे देश से। तो आपको क्या लगता है कि ये जो पाकिस्तान है वो क्या अकेला 1947 के अंदर ही अलग हो गया होगा, या उसकी रूपरेखा पहले से तैयार हो रही होगी? क्या लगता है आप लोगों को? आवाज आ रही है? पहले से हो रही होगी। पहले से तैयार हो रही होगी। मेरी आवाज लेट आती है क्या आप लोगों के पास? नहीं मैम। तो बोलने में इतना देर क्यों लगाते हो? अब मैं डांटती तो हूँ नहीं कि हाँ भाई ऐसा क्यों बोला आप लोगों ने। मैम हमारी आवाज लेट जाती है मैम आपको। अच्छा ऐसा है क्या? हो सकता है। चलिए ठीक है। पहली संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। अब 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई तो हुई, लेकिन जो मुस्लिम लीग है, मुस्लिम लीग ने पहली बैठक को अटेंड नहीं किया था। मुस्लिम लीग ने जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी उसको अटेंड किया था क्या? नहीं। और वो क्या चाह रही थी? एक तो अटेंड नहीं किया और ऊपर से इन्होंने ये लोग क्या चाह रहे थे कि हमको एक सेपरेट स्टेट मिलना चाहिए। किसके नाम का? पाकिस्तान के नाम का। सेपरेट या अलग हमको क्या चाहिए? एक राज्य चाहिए। क्या चाहिए? राज्य। किस नाम का चाहिए? पाकिस्तान नाम का। अब मुस्लिम लीग के तो मन में बात यही चल रही थी कि हाँ भाई हमको क्या चाहिए? हमारा अपना एक अलग राज्य चाहिए, पाकिस्तान। तो जब उनके दिमाग में ये बात छप चुकी है कि हमको पाकिस्तान चाहिए, तो वो क्या ये जो हिंदुओं ने या जो जनरल ने बनाई है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, क्या वो उसका पार्ट बनेगी? नहीं बनेगी। तो मुस्लिम लीग ने जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को, उसको अटेंड किया था या नहीं किया था? नहीं किया था। पहली बैठक हुई 9 दिसंबर को, और मुस्लिम लीग एक ऐसी कम्युनिटी थी या एक ऐसी पार्टी थी जिसने इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को अटेंड नहीं किया था। हालांकि जब उसका निर्वाचन हुआ था, जैसे हमने पढ़ा 389 प्रतिनिधि है टोटल, ठीक, और उसके अंदर भी हमने हिंदू, मुस्लिम, सिख और जनरल में कैटेगराइज किया है। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि मुस्लिम को जब हमने कैटेगराइज किया है तो इनको भी कुछ ना कुछ सीटें तो मिली होगी ना? ऐसा तो है नहीं कि जब उनका इलेक्शन हुआ होगा तो उनको कुछ भी सीटें ना मिली हो। मानते हो इस बात को? अब इनके पास प्रॉपर प्रतिनिधित्व भी था। ये लोग चाहते तो इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अपना प्रॉपर पार्टिसिपेशन दे सकते थे, लेकिन मुस्लिम लीग ने क्या किया कि हमको अपना एक अलग स्टेट चाहिए। इसकी वजह से इन्होंने इस मीटिंग को अटेंड नहीं किया। अब क्लियर हुआ? अब पहली मीटिंग तो बना दी अपन ने, ठीक। अब इसके अंदर मीटिंग हुई, लेकिन इसको अटेंड सिर्फ, देखो 389 मेंबर्स थे, लेकिन अटेंड सिर्फ 211 लोगों ने किया।
अब देखो पार्टी बनी, अब असेंबली में हमने मीटिंग भी रखी, लेकिन क्या हम उसके ऊपर कंपल्शन डाल सकते हैं कि जितने मेंबर्स हैं वो सारे की सारे मीटिंग अटेंड करेंगे? नहीं डाल सकते। तो इस प्रकार से जब पहली बैठक हुई संविधान सभा की तो उसको कितने लोगों ने अटेंड किया था? 211 लोगों ने अटेंड किया था। ठीक है, अब बात ये आती है कि संविधान सभा की पहली बैठक तो हो गई 9 दिसंबर को। अब भाई किसी ना किसी को उसका क्या बनाना पड़ेगा? प्रेसिडेंट भी बनाना पड़ेगा, ताकि जिसकी सभी लोग बात भी सुने और सभी लोग बात माने भी। मानते हो? अब मान लो हमने क्या किया, किसी भी प्रकार से किसी भी मीटिंग को हेल्ड किया, वो जब तक कारगर सिद्ध नहीं होगी जब तक वहां पर कोई वक्ता नहीं हो। अब स्टेज पे चढ़ के बोलने वाला कोई है ही नहीं और सारे के सारे लोग चेयर पे बैठे हुए, तो कोई एक तो प्रतिनिधि चाहिए ना उस चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए कि हाँ भाई इतने सारे लोग जुड़े हैं, तो वो किस चीज के लिए जुड़े हैं, उस चीज को प्रदर्शित करने के लिए किसी भी एक व्यक्ति को होना जरूरी है। अब संविधान सभा बना तो ली, अब आती है प्रतिनिधित्व की बात। अब देखो वहां पर भी लड़ाई कि हाँ भाई किसको बनाया जाए। अब हर व्यक्ति अपने आप में 30 मार खान कि हाँ भाई हम अच्छे से प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, हम अच्छे से प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। तो फिर ऐसा डिसाइड किया गया कि संविधान सभा का जो सबसे बूढ़ा व्यक्ति है, क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस ज्यादा है और सबसे बूढ़े व्यक्ति या ओल्डेस्ट मेंबर का ज्यादा कोई अपोज भी नहीं करेगा, क्योंकि हम उम्र के लोगों में से अगर किसी को बना देते तो वहीं पे जूते चप्पल चलने लग जाते कि हाँ भाई उसको बना दिया हमको नहीं बनाया। तो ऐसा डिसाइड किया गया कि हम सबसे बुजुर्ग व्यक्ति को संविधान सभा का क्या बना देते हैं? प्रेसिडेंट बना देते हैं। तो इस प्रकार सबसे पहला प्रेसिडेंट किसको बनाया गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किसको बनाया गया था? सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा को पहला प्रेसिडेंट बनाया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। अब देखो सच्चिदानंद सिन्हा को बना तो दिया, ठीक है, लेकिन इसको क्या बनाएगा? टेम्पररी बनाएगा, हमेशा के लिए नहीं बनाएगा। टेम्पररी इसलिए बनाएगा क्योंकि एक तो देखो इसके अंदर ऑलरेडी कुछ डिसाइड नहीं था। इन्होंने मीटिंग तो डिसाइड कर ली कि हाँ हम 9 दिसंबर को रखेंगे, लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि इसको लीड कौन करेगा। तो वहीं के वहीं आनंद फानंद में ये फैसला हुआ कि हम क्या करते हैं, सबसे बुजुर्ग व्यक्ति को क्या बना देते हैं? आज की इस मीटिंग का प्रेसिडेंट बना देते हैं। तो क्वेश्चन आता है कि पहला या टेम्पररी प्रेसिडेंट संविधान सभा का किसको बनाया गया था? सच्चिदानंद सिन्हा को। याद रहेगा नाम? हाँ या नहीं? यस मैम। ठीक है, टेम्पररी प्रेसिडेंट बनाया गया असेंबली का। ठीक, उसके जस्ट 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 2 दिन तक भैया को रहने दिया सच्चिदानंद सिन्हा जी को प्रेसिडेंट कि हाँ भाई आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या संविधान सभा के क्या है? प्रेसिडेंट है। उसके जस्ट 2 दिन बाद इलेक्शन कराए गए और 1946 11 दिसंबर को किसको बनाया गया? राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया। तो एक तो ये क्वेश्चन आता है कि टेम्पररी प्रेसिडेंट किसको बनाया गया था, या पहला प्रेसिडेंट कौन बना था? सच्चिदानंद सिन्हा। और रियल प्रेसिडेंट संविधान सभा का, जिसने पूरी संविधान सभा को कंट्रोल करने का काम, संचालन करने का काम किया, वो कौन थे? राजेंद्र प्रसाद जी। सच्चिदानंद सिन्हा को कब बनाया गया था? 9 दिसंबर को। और राजेंद्र प्रसाद जी को कब बनाया गया था? 11 दिसंबर 1946 को। आया समझ में? प्रेसिडेंट बना दिए राजेंद्र प्रसाद जी को। प्रेसिडेंट के साथ साथ उन्होंने क्या करा? वाइस प्रेसिडेंट भी बनाए। वाइस प्रेसिडेंट 2 व्यक्तियों को बनाया गया। वाइस प्रेसिडेंट में 2 व्यक्ति आते हैं। एक आते हैं एच.सी. मुखर्जी, एच.सी. मुखर्जी, और एक आते हैं वी.टी. कृष्णामाचारी। वी.टी. कृष्णामाचारी। अगर अच्छे लेवल का एग्जाम हुआ तो आप लोगों से ये तो कोई भी पूछेगा कि हाँ भाई संविधान सभा का अध्यक्ष किसे बनाया गया था, तो राजेंद्र प्रसाद आ जाएगा, सच्चिदानंद सिन्हा आएगा। ये हमारे टेम्परेरी एग्जाम के लिए इन दोनों को तो रट लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन आते ही है। और थोड़ा सा अच्छा लेवल रहा एग्जाम का तो आपको वाइस प्रेसिडेंट भी पूछ सकते हैं कि संविधान सभा में पहले वाइस प्रेसिडेंट को किसे बनाया गया था। तो आपको 2 नाम याद रखना है, एक है एच.सी. मुखर्जी और एक है वी.टी. कृष्णामाचारी। ठीक है, आए समझ में?
HC मुखर्जी का नाम और VT कृष्णामाचारी का नाम। या हम दूसरे शब्दों में बोले कि संविधान सभा के दो कौन थे, वाइस प्रेसिडेंट थे। कौन कौन? HC मुखर्जी और VT कृष्णामाचारी। क्लियर है? यस मैम। डेट याद रहेगी 9 दिसंबर, 11 दिसंबर। 9 दिसंबर को किसको बना दिया हमने? सच्चिदानंद सिन्हा को। 11 दिसंबर को किसको बना दिया हमने? राजेंद्र प्रसाद को। क्लियर? ठीक है। यस मैम। आज की क्लास हम यही ऑफ कर रहे हैं, लेकिन आप सभी से निवेदन है कि कृपया कल से आप 6:30 पे क्लास में लॉगिन हो जाएंगे। 6:45 कोई नहीं करेगा। अगर एक व्यक्ति भी आएगा 6:30 से तो मैं उस एक व्यक्ति को भी पढ़ाऊंगी 6:30 से। 6:30 से अपन 6:35 कर सकते हैं, इससे ज्यादा टाइम नहीं करेंगे क्योंकि अभी 7:45 हो गया है और अपना पढ़ाई कुछ नहीं हुई है। तो आज हमारा रिवीजन करने का था, तो चलो ठीक है, आज हमारा काम चल गया। हमको कल से हम क्या करेंगे, 6:35 पर हमारी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। तो आप सभी से निवेदन है कि कृपया 6:30 को लॉगिन हो जाए। 6:35 से हम अपनी क्लास को स्टार्ट कर देंगे। क्लियर? हाँ या यस ना? मैम। यस मैम। किसी को कोई प्रॉब्लम टाइमिंग को लेकर या कोई इशू रहा हो तो आप बता सकते हैं।